जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए मॉडल पेपर नंबर 9 जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 8 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। इसके अलावा अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ से भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आइए आज के इस वॉल्यूम नंबर 2 के मॉडल पेपर सेट नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि इसके पहले जितनी भी क्लास हुई है अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार एक और अच्छी खबर आपके लिए आने वाली है। जो डेट है आपकी ये आने वाली है, तो आपको अब ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, यानी कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो आप कीजिए, क्योंकि यही एक लास्ट मौका है और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने समय को गए सुरक्षित रखिए और जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो मेहनत कीजिए। रात में ज़्यादा सोना नहीं है भाई, 2 घंटे बहुत है नींद। देखो 2 घंटे अगर आप सोओगे तो सही है, और अगर ये मत सोचो कि अगर हम 12-12 घंटे 13-13 घंटे पढ़ते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कभी ना हुआ है ना कभी होगा। इस वजह से जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। इस बात को आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज मॉडल पेपर नंबर 9 के वॉल्यूम नंबर 2 के मॉडल पेपर 9 के प्रश्न नंबर 1 से। आपके सामने इसमें हिंदी के पहले क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम हिंदी के ही क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, श्यामल जो है ये किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। श्यामल जो है ये किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। देखिए, दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि हो सकता है कि आप तक आवाज़ हमारी क्लियर ना जा रही हो, क्योंकि गाइस बगल में फ़ैन चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से फ़ैन चलाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर फ़ैन नहीं चलेगा तो पसीना आने लगेगा और वीडियो नहीं बन पाएगी। इस वजह से फ़ैन चल रहा है और मैं तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा ताकि आप तक मैं आवाज़ जो है क्लियर पहुँचा पाऊँ। देखिए, श्यामल जो है किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। राइट हो जाएगा सांवला का, डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांवला का। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। देखिए, शाखा मृग जो है निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। पहले ये बताओ कि क्या शाखा पे हाथी बैठती है, नहीं बैठती है। क्या शुतुरमुर्ग शाखा पे बैठता है, नहीं बैठता है। सिंह शाखा पे बैठता है, नहीं बैठता है। तो एक कॉमन सेंस भी आप लगाओगे तो डी आंसर ही आपका निकलेगा, यानी बंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शाखा मृग जो है ये बंदर का पर्यायवाची है। दिया गया ऑप्शन डी आपका जो है ये करेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। वो समुद्री जहाज जहाँ से सैनिक युद्ध करते हैं इसके लिए एक शब्द क्या होगा। उसे हम युद्धपोत कहते हैं। राइट हो जाएगा आपका बी आंसर, युद्धपोत कहा जाता है। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसे युद्धपोत कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। देखिए, जरा का मतलब बुढ़ापा भी होता है और जरा का मतलब थोड़ा भी होता है, ये सही है। क्योंकि आपने देखा है गाइस कि बहुत लोग कहते हैं कि भाई मुझे जरा सा खाना दीजिएगा। अब जरा सा मतलब ये नहीं कि नीचे का जला हुआ, ऐसा नहीं है। जरा का मतलब है थोड़ा सा, और जरा का मतलब होता है बूढ़ा भी। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो बूढ़ा हो रहा है उसे जरायुज कहते हैं। मेरे भाई जो बूढ़ापा है वो उसे जरा भी कहा जाता है, तो ये आपका राइट है। नीड़ का मतलब घोंसला होता है और नीर का मतलब पानी होता है, ये भी सही है। गजा का मतलब हाथी होता है और गज का मतलब माफ़ होता है, ये भी सही है। जबकि यहाँ ऑप्शन बी जो दिया गया है ये गलत है, क्योंकि अनल का मतलब अग्नि होता है और अनिल का मतलब पवन होता है, तो आगे पीछे करके दिया गया है। ऑप्शन बी आपका जो है गलत है, क्योंकि अनल का मतलब अग्नि होता है ना कि पवन, तो अनल का अग्नि और अनिल का पवन हो जाएगा, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा या खिड़की खुलते ही प्रकाश आएगा, ऐसा आप कह सकते थे। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कारक संबंधी अशुद्धियाँ इसमें हैं, ए आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आपको बताना है कि इसमें से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देखो, तिथियों के अगर नाम देखा जाए तो तिथियों में कहते हैं कि आज 2 तारीख हो चुकी है। आप क्या कहते हो, आज 2 तारीख हो चुकी है। भाषाओं के नाम में कहते हो कि वहाँ पे हिंदी बोली जा रही है, ये भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। नदियों के नाम में कहते हो कि गंगा माता निकल रही हैं, या आप कहते हो कि गंगा नदी उसमें जाके मिल चुकी है, तो आप कहते हो ये भी आपका स्त्रीलिंग में ही आएगा। जबकि समुद्र के नाम जो हैं ये आपके पुल्लिंग आते हैं। कहते हो आपकी प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। आप क्या कहते हो, संसार का सबसे बड़ा, बड़ी थोड़ी कहते हो, बड़ा कहते हो, तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका समुद्र का नाम। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है।
आपको बताना है कि इसमें से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। देखो हस्ताक्षर जो है ये आपका बहुवचन में आएगा, रोमकूप जो है ये आपका बहुवचन में आएगा, और लोग जो है आपका ये बहुवचन में आएगा, जबकि दल जो है आपका ये एक वचन में आएगा। कहते हैं कि उनका दल जा रहा है, उनके दल जा रहे हैं नहीं कहते हो, या फिर कहते हो कि सांसदों का दल जा रहा है, तो आप क्या कहते हो, दल जा रहा है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका एक वचन हो जाएगा। अगला है कि अलमारी में कपड़े रखे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। इसमें में जो है इसमें कौन सा कारक है। कर्म कारक कब होता है, जब को लगा हो, यानी को परसर्ग लगा हो। कर्ता कारक कब होता है, जब इसमें ने प्रसर्ग लगा हो। संप्रदान कारक कब होता है, जब के लिए प्रसर्ग लगा हो। जबकि अधिकरण कारक का होता है जब उसमें में और पर प्रसर्ग लगा हो। तो अधिकरण जो है ये स्थान के बाद बताता है। अलमारी में कपड़े रखे हैं, कहाँ कपड़े रखे हैं, अलमारी में, यानी में जो है आपका ये अधिकरण कारक हो जाएगा। दिया गया ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखो बा कोई शब्द नहीं होगा और रा कोई शब्द नहीं है। कर जो है आपका ये राइट हो जाएगा, क्योंकि बनाए मूल शब्द हो जाएगा और कर आपका प्रत्यय लग गया है। तो बनाकर जो है इसमें आपका कर प्रत्यय है। दिया गया ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है। देखो तराव धन ट ये गलत है, तरा धन वट ये भी गलत है, तर धन आवट ये भी गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए तो तरा कोई शब्द नहीं होता है, तरा जो है कोई शब्द नहीं होता है। राइट हो जाएगा तर और आवट, यानी डी आंसर ही राइट होगा। तो तर कोई शब्द नहीं होता है, और यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं ये सही आंसर होगा, ठीक है, ये गलत है, तरा कोई शब्द नहीं होता। अगला है कि आराम कुर्सी शब्द के लिए कौन सा समास है। आराम कुर्सी, देखो कर्मधारय कब होगा, जब इसमें विशेषण और विशेष की बात की जाए। द्वंद्व कब होगा, जब गाइस इसमें कोई दो विपरीत शब्द लगे हों, जैसे रात दिन, नीला काला, नहीं मतलब काला सफ़ेद। इसके अलावा कहा जाए माता पिता, भाई बहन, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास कब होता है, जब इसमें कोई अव्यय पद आगे लगा हो। यहाँ पे ना कर्मधारय होगा, ना अव्ययी होगा, ना द्वंद्व होगा। राइट जो हो जाएगा ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका समास विग्रह करोगे तो आप इसका समास विग्रह कर पाओगे आराम के लिए कुर्सी। तो राइट हो जाएगा डी आंसर, संप्रदान तत्पुरुष है, डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा। लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा, ये सवाल आपका पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी के प्रथम पाली में। बताइए लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी, लाख। लक्ष्य का तद्भव हो जाएगा लाख, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि जैनेन्द्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है कि जैनेन्द्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13। राइट आंसर हो जाएगा जैन प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन और इंद्र, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विवरण चिन्ह है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक विवरण चिन्ह है। दिया गया ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विवरण चिन्ह ऑप्शन सी में है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा विशेषण है जो संख्या को दर्शाता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, इजी है बहुत। देखो अगर आप ऑप्शन ए पर ध्यान दो तो इसमें लिखा गया है चौड़ा। चौड़ा जो है कोई संख्या नहीं दर्शा रहा है, जबकि ये गुण को दर्शा रहा है कि चौड़ा है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन बी पे ध्यान दोगे तो 10 मीटर कपड़ा लिखा है, ये संख्या को नहीं दर्शा रहा है। 10 भले ही संख्या को दर्शा रहा है, लेकिन मीटर जो है संख्या नहीं बल्कि परिमाण को दर्शा रहा है, तो ये भी गलत है। ताजगी को अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी गुण की बात बताई जा रही है। दिया गया ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दर्जन, क्योंकि दर्जन में आप अच्छे से जानते हो कि मात्र 12 होते हैं। एक दर्जन केले में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं, तो इस संख्या आप इसकी काउंट कर सकते हो। तो राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दर्जन जो है ये संख्यावाचक विशेषण हो जाए। अगला सवाल आपके आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है कि मक्षर भिन्न भिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। मक्षर भिन्न भिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखो प्रेरणार्थक क्रिया कब होती है, जब कोई प्रेरणा वाली बात कही जाए, जैसे राम श्याम से लिखवा रहा है, या राम जो है ये पत्र लिखवा रहा है, तो काम क्या किया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, यानी दूसरों से करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए, तो इसमें प्रेरणा वाला हो जाएगा। पूर्वकालिक कब होगा, जब इसमें कर प्रत्यय लगा हो, जैसे श्याम आकर तब पढ़ेगा, या वो स्कूल जाकर वहाँ पढ़ाई करेगा, तो ये हो जाएगा आपका पूर्वकालिक। संयुक्त क्रिया कब हो जाएगी, जब दो चीज़ें जोड़ी जाएँ तब संयुक्त होगा। दिया गया डी आंसर राइट हो जाएगा, नाम धातु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला है कि लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य जो है किस काल का है। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, ये जो है ये अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, अभी वर्तमान में गा रही हैं, तो ये हो जाएगा आपका अपूर्ण, या फिर अपूर्ण को आप प्रवृत्ति भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अपूर्ण को प्रवृत्ति भी कहा जाता है, तो अपूर्ण वर्तमान काल या प्रवृत्त वर्तमान काल कुछ भी कहा जा सकता है। दिया गया ऑप्शन भी राइट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, देखो इनमें से कोई नहीं तो पहले होगा नहीं, इसको अभी बाद में देखा जाएगा। कर्तवाच्य कब होता है, जब इसमें कर्ता प्रधान हो। भाववाच्य कब होता है, जब असमर्थता दर्शाई जाए। कर्मवाच्य राइट होगा बी आंसर, क्योंकि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया है, इसमें से या द्वारा जो है ये लगा होता है प्रसर्ग। दिया गया ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। ठिठक जाना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। ठिठक जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट गई, मैं देखकर ठिठक गया, यानी बिल्ली के रास्ता काटते ही मैं देखकर ठिठक गया, यानी मैं रुक गया। तो यहाँ पे ठिठक जाना का मतलब है रुक जाना। दिया गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोखा खा जाना, धोखा खा जाना नहीं होगा। उदासी छा जाना, उदासा छा जाना भी नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है। देखो यहाँ पे सर्वज्ञ होगा नहीं, सर्वज्ञ जो है इसका मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ होगा नहीं। अल्पज्ञ भी नहीं होगा, क्योंकि अल्पज्ञ का मतलब होता है जो बहुत कम जानता हो। विज्ञ का मतलब होता है जानकार। जो अभिज्ञ का पर्यायवाची है, अभिज्ञ का जो विलोम है ये हो जाएगा अनभिज्ञ। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दिया गया ऑप्शन ए। अभिज्ञ का शब्द का जो विलोम है ये अनभिज्ञ हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। आपको ये बताना है कि इसमें से एक लोकोक्ति कौन सी है। देखो अगर पीछे ना लगाए तो वो आपका मुहावरा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे आँख की किरकिरी होना, ये आपका क्या है। घोड़े बेचकर सोना, ये आपका क्या है। ऊँट के मुंह में जीरा होना, ये आपका क्या है। ये सब आपका जो है मुहावरा है। जबकि अगर कहा जाए कठपुतली होना, ये आपका हो जाएगा मुहावरा। आस्तीन का सांप, ये आपका मुहावरा हो जाएगा। आँख चुराना, ये भी आपका मुहावरा हो जाएगा। जबकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी जो कहते हैं भाई जब डेट आएगी तब पढ़ाई कर लेंगे, उनका सिलेक्शन होता नहीं, वही बात यहाँ पे कही गई है। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये आपका जो है लोकोक्ति है। दिया गया ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है आपके सामने कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य हैं। बताइए कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिला करके कुल कितने काव्य रस हैं। राइट हो जाएगा डी आंसर, कुल मिलाकर के 11। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं कह रहा है यहाँ पे, और ये जो नहीं यहाँ पे ये सो लिखा है। अब देखो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखा जाए तो सो भी आपका संबंधवाचक दर्शाता है, जो भी आपका, और आप जो जिसका है ये भी दर्शाता है। जबकि आपको जो है आपका ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। राइट हो जाएगा बी आंसर आपको। अगला है कि नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। अब आप जानते हैं कि सम, सरिस, सा, सी, ये सब जो हैं आपके ये वाचक शब्द होते हैं। सम लग जाए, सरिस लग जाए, श लग जाए, शी लग जाए, ये आपके वाचक शब्द होते हैं उपमा अलंकार के। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। अन्योक्ति कब कहा होगा, जब अन्य शब्दों में कहा जाए। जैसे जब कहा जाए कि को हरी शाखा देखो वाला जो है एक याद नहीं आ रहा है, वो आपका हो जाएगा। विरोधाभास कब होगा, जब विरोध की बात की जाए। संदेह कब होगा, जब कोई शंका की बात हो। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द इसमें से किस विकल्प में नहीं है। देखो हरि शब्द का अनेकार्थी किस विकल्प में नहीं है, बताइए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, देखो सूर्य भी हरि का होता है, सर्प भी हरि का होता है, सिंह भी होता है। दूध जो है ये हरि का पर्यायवाची या अनेकार्थी नहीं होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कुंडलिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडलिया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
27 से 31 तक गद्यांश को पढ़ना है। मैं एक बार सरसरी नज़र में जल्दी से गद्यांश को पढ़ लेता हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाना। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा रहा हूँ। और आप भी जानते हो कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है भाई, आपको ये प्रैक्टिस क्लास करनी है, यानी आपके लिए ये मॉडल पेपर है, तो आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। इस वजह से आपसे छोटा सा निवेदन है, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। बाकी मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, अपना कीमती समय आपके लिए खर्च कर रहा है, तो मेरे प्यारे भाई आप अपने दिल की गहराई से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने प्यार इसमें समाहित जरूर कीजिएगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप जानते हो कि क्लास की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं क्लास आपकी ले लेता हूँ। इस वजह से मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गद्यांश। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम के सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर, और जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता है, क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने तुरंत है कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, इसका तात्पर्य क्या है? कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, इसका मतलब क्या है? काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ स्वच्छ, यानी कि काम करने के ढंग में जो यहाँ पे सावधानी बरती गई है, स्वच्छ और सोच, ये आपका क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 27, नहीं ये सही नहीं है। काम करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता, कार्य करने के ढंग में बरती गई कुशलता, दिया गया ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के काम की तुलना उनके पद के वेतन से ना की जाए तो क्या यह सही है? आगे बढ़ते हैं। माली अपने काम को कुशलता से करें, किंतु सिंचाई जो सचिव हैं ये ढिलाई बरतें। अच्छा, सचिव अपने काम को कुशलता से करें, माली अपने काम को कुशलता से करें। देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी आंसर राइट होगा। उपर्युक्त का शीर्षक छांटिए, आपको बताना है कि इसमें से शीर्षक क्या होगा। कर्मनिष्ठ की महिमा, क्या यह शीर्षक बन सकता है? आगे बढ़ते हैं। ऊंच नीच, स्तर भेद, काम की महिमा। देखो ना काम की महिमा होगा, ना ऊंच नीच होगा, ना स्तर भेद होगा। राइट हो जाएगा कर्मनिष्ठ की महिमा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरल वाक्य बनाइए, आपको इसमें देखना है और इसको एक सरल वाक्य बनाना है। वाक्य आपके सामने है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। अब इसमें एक आपको सरल वाक्य बनाना है। सरल वाक्य किस तरीके से बनता है? जिसमें एक विधेय और एक आपका उद्देश्य हो। दिया गया ऑप्शन क्या होगा राइट? देखो, दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और वह विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, ये तो वाक्य ही गलत है। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, ये सही लग रहा है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वह विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, संयुक्त है। दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। दिया गया ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ये जो है आपका सरल वाक्य है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सामान्य। सामान्य कब कहा जाएगा? जब कोई आम शब्द के लिए पर्यायवाची हो, साधारण शब्द के लिए पर्यायवाची हो, तब आप कह सकते हैं सामान्य। बुरा कब होगा? जब कोई गाइस इसमें मतलब किसी की बुराई वाली बात हो तब बुरा हो जाएगा। विभिन्न कब होगा? जब इसमें प्रकार की बात की जाए या एक दूसरे से अलग होने की बात की जाए तब विभिन्न आप कह सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा आपका बेहतर का पर्यायवाची, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, सूरसागर कीर्ति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? सूरसागर कीर्ति के कवि इसमें से कौन है? राइट हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 33 इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट हो जाएगा आपका बी आंसर, अपभ्रंश मागधी। मागधी अपभ्रंश से ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। अगला है कि भीतर और बाहर ये किस प्रकार के क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? भीतर और बाहर ये किस प्रकार के क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं?
रीतिवाचक कब होगा? जब किसी के काम करने के ढंग को बताया जाए। परिमाणवाचक कब होगा? जब उसकी मात्रा को बताया जाए। कालवाचक कब होगा? जब उसके समय को बताया जाए। स्थानवाचक कब होगा? जब उसकी स्थिति को बताया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानवाचक। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? सफरी होगा नहीं, सूर्यपत्र होगा नहीं, शंभु होगा नहीं, नीरद, जलद और जो तोयद, पयोद, ये सब आपके हो जाएंगे मेघ या फिर बादल के पर्यायवाची। क्योंकि आप जानते हैं कि जल के पर्यायवाची में दय प्रत्यय लगाने से बादल का पर्यायवाची बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि कुल, कूल, श्रुतिसम, भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? कुल और कूल का सही अर्थभेद आपको बताना है। बताइए। देखो, कुल का मतलब होता है वंश और कूल का मतलब होता है किनारा। तो दिया गया ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। देखो, गुलेल होगा नहीं भाई। भाला तो फेंक कर चलाया जाता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि केवल वही चलाया जाता है भाला, ये भी नहीं है। शस्त्र जो हाथ में लेकर चलाया जाए। अस्त्र आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जो आपका डी आंसर है राइट होगा। रामायण के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 38 है, रामायण के रचयिता कौन है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि जो हैं ये रामायण के रचयिता हैं। अब देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, बहुत हमारे मित्र हैं, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं, बहुत सारे मित्र हैं जो कमेंट्स करते हैं कि सर इसकी मैथ और रीजनिंग को भी करवा दीजिए। तो देखो, आज हमारे 9 मॉडल पेपर चल रहा है। 10 मॉडल पेपर कंप्लीट होने के बाद मैं आपके रीजनिंग को करवा दूंगा और रीजनिंग के बाद मैं आपके मैथ को भी करवा दूंगा। तो पहले मैं रीजनिंग करवाऊंगा, उसके बाद मैं मैथ करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस मॉडल पेपर वाली क्लास में मैं आपके जो पुलिस वाले सवाल हैं, यानी मानसिक अभिरुचि वाला सवाल जो है वो भी मैं करवा दूंगा। क्योंकि मैंने देखा है कि ये आपके बहुत सारे बच्चे हैं, जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके मित्र हैं, वो बहुत हैं कि वो इसको गलत कर दे रहे हैं। हालांकि मैंने 2-3 क्लास इसकी ले रखी है, लेकिन फिर भी मैं आज की इस क्लास में इसको करवा दे रहा हूँ। और इसके अलावा आपको बता दें, जब भी आप इन तरीके के सवालों को हल करें, मानसिक अभिरुचि वाले सवाल को हल करें या पुलिस वाले सवालों को हल करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें आपको सरकार का फ़ायदा देखना है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करना है। जनता का या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई पब्लिक का फ़ायदा आपको देखना है, उनके हित के लिए आपको काम करना है। और इसमें कहीं भी कोई भी भ्रष्टाचार वाली बात नहीं लेनी है, घूस वगैरह के बारे में बात नहीं करनी है। तो आपका सवाल ये कभी गलत नहीं होगा। यानी कानून के नज़रिए से आपको सब कुछ सही और मेंटेन रखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है आपके सामने। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र यानी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना है? बताइए, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू आर स्टेशन्ड एज ए पुलिस ऑफिसर, अ डिस्ट्रेस्ड फादर अप्रोच यू सेइंग हिज 23 years old daughter हिज eloped with her boyfriend एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स यू शुड। यानी आपको क्या करना चाहिए? निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजना चाहिए। ऐसा तो नहीं है भाई, क्योंकि वो अगर हमारे पास आए तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें ग्राम सभा के पास नहीं भेजना है। पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करना चाहिए। भाई, जब पुरुष मित्र मिल जाएगा तब तो बात बनेगी, जब वो भाग चुकी है तब कहाँ पुरुष मित्र मिल जाएगा। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। ठीक है। अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। अब देखो, मैं एक बात आपको बता दूं, जब भी इस तरीके के सवाल आए, आपको जांच करने के लिए कहा जाए तो आप जांच तो करेंगे, लेकिन जहां तक है आपको FIR से बचना है। जब आप अपने ड्यूटी पे होंगे तो आपको ये बात बताई जाएगी कि आपके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा FIR नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा FIR होती है तो आपका जो छवि है वो सही नहीं होगा, आपकी छवि जो है अच्छी नहीं होगी। इस वजह से FIR ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। आप देखते होंगे जब आप पुलिस चौकी जाते हैं, स्टेशन जाते हैं, तो कहते हैं कि सुलह कर लो, चाहे वो गाइस SI हों या आपके इंस्पेक्टर साहब हों, वो कहते हैं सुलह कर लो, आप आगे प्रक्रिया ना बढ़ाओ, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारी छवि अच्छी बनी रहे। इस वजह से ज़्यादा FIR नहीं होता है। ठीक है। तो यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे हैं और एक अंतर्धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी भी आपको मिलती। इस स्थिति में आप करेंगे क्या? आपको ये बताना है।
आप प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। उनको स्वैच्छिक भौतिक यानी शारीरिक अलगाव का सुझाव देना चाहिए। ठीक है, जोड़े को सार्वजनिक बातचीत से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। ठीक है, जोड़े को सुरक्षा कवर और सुरक्षित आवागमन प्रदान करनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा जोड़े को सार्वजनिक बातचीत यानी संपर्क से बचना चाहिए और उसे बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। राइट हो जाएगा सी आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। एक मिनट मेरे भाई, थोड़ा सा इसमें मुझे ये गलत लग रहा है, सी आंसर इसमें होगा नहीं। हालांकि इसमें जो आंसर शीट दी गई है उसमें सी आंसर बताया गया है, लेकिन ये सी आंसर नहीं होगा। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे हैं। यानी आप एक पुलिस अधिकारी तो हैं, लेकिन कट्टरपंथी संगठन जो हैं वो आपको धमकी दे रहे हैं। और एक अंतर्धार्मिक जोड़े के बारे में आपको खुफिया जानकारी भी मिलती है। अब आप करेंगे क्या? अब देखते हैं आगे। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारी के पास भेजना चाहिए। उन्हें स्वैच्छिक भौतिक सलाह का देना चाहिए। देखो भाई, कोई खुद के लिए अगर अपने आप को अगर वो सुरक्षित महसूस करता तो वो ऐसा कहता ही नहीं। जोड़े को सार्वजनिक बातचीत से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। देखो ये हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक बातचीत से बचने के लिए सलाह देनी चाहिए। इससे ये हल नहीं निकलेगा कि उसको धमकी से बचाया जा सकता है, ये भी नहीं होगा। तब जोड़े को सुरक्षा कवर, भाई सुरक्षा कवर थोड़ी दिया जाएगा, उसको बुलेट प्रूफ जैकेट थोड़ी पहना दोगे। राइट हो जाएगा। प्रक्रिया के अनुसार उसे हम सुरक्षा कर्मी यानी सुरक्षा अधिकारी के पास भेजेंगे। ये आपका बिल्कुल सटीक बैठता है। बाकी इसमें आपका क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे सवाल होते हैं भाई जो आपके अपने खुद के सोचने की क्षमता के आधार पर बनते हैं। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है, बताइएगा। 78 नंबर सवाल है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। अब आप क्या करेंगे? आपको इसमें बताना है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने अनावश्यक सेवाएं जो हैं ये बंद करने की धमकी भी दी है। अब आप क्या करेंगे? अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, तुरंत हम ऐसा नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का अवरुद्ध करने के प्रयास को बलपूर्वक रोकना चाहिए? भाई बलपूर्वक तो नहीं रोकना चाहिए। हिस्सेदारी के बीच संवाद करनी चाहिए। व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। भाई गिरफ्तार करने की बात मैंने आपको पहले बता दी है, कम से कम आपको गिरफ्तार करना है, गिरफ्तारी से बचना है। राइट हो जाएगा। हिस्सेदारी के बीच विवाद का समाधान संवाद तरीके से करनी चाहिए। यानी हम बात अगर करके उसके जो विवाद है उसका अगर हम सॉल्यूशन कर लें तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। आप क्या करेंगे? कहने का मतलब है कि आप एक जांच कर रहे हैं और एक उद्योगपति के कारपोरेट में धोखाधड़ी की जांच जो है उसमें आपको एक कोई मतलब बढ़िया चीज़ मिल जाती है, यानी विरासत में कुछ भी मतलब मिल जाता है, और जो धोखाधड़ी वाला है उसमें बचने के लिए उद्योगपति आपसे निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। अब आप इसमें करेंगे क्या? मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारे को स्वीकार कर लेना चाहिए। भाई देखो ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने आपको पहले बता दिया है कि घूसखोरी से भ्रष्टाचारी से बचना है। इस सभी सवालों में किसी भी अन्य गवाह या रिकॉर्ड की आगे और जांच को टालना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ये हो सकता है। बाकी आगे देखते हैं। आगे कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराए जाने वाले सबूतों से आंशिक रूप से हटना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो दिया गया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डेटा माइन करना चाहिए, यानी खंगालना चाहिए। देखो क्या कह रहा है कि आप क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए, भाई इससे कोई हल नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्षेत्रीय आबादी का पूर्ण डीएनए प्रोफाइलिंग करानी चाहिए। भाई सभी का हम डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। हिंसक अपराध इतिहास वाले सभी मौजूद दोषियों से पूछताछ करनी चाहिए। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये हिंसक अपराध करता है या फिर नहीं?
बिना जांच किए हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए मुझे। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग का प्रयोग करना चाहिए। दिया गया ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं, यानी एसआई हैं, ठीक है। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका एक अच्छा तालमेल भी बन गया है, ठीक है। हालांकि फेरबदल के कारण यानी ट्रांसफ़र के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि ये आपके लिए कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है। अब आप क्या करेंगे? कहने का मतलब है आप एक थाने में हैं या आप एक पुलिस स्टेशन में हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, स्थानीय लोगों से आपका तालमेल बन चुका है, आप यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से ढल चुके हैं, लेकिन आपका ट्रांसफ़र हो जाता है और ऐसे जगह हो जाता है जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की समस्या होती है, लोगों से निपटना पड़ता है। अब आप करेंगे क्या? स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना चाहिए और जल्दी ही ग्रामीण स्टेशन पर वापस आने की उम्मीद करनी चाहिए। भाई देखो, अगर स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसे हमें इच्छा से स्वीकार करना होगा, ये गलत है। किसी अन्य ग्रामीण स्टेशन पर स्थानांतरण की मांग करनी चाहिए जहां आपको अपना काम रुचि और जारी रख सके, गलत है, ये भी गलत है। अगला, स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही आपका यहाँ पे परफेक्ट बन रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं। देखो, मैं ये सवाल करवाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने इसलिए करवा दिया है क्योंकि बहुत सारे मित्र हैं जो कहते हैं कि ये सवाल गलत जाता है। हालांकि इसमें टाइम बहुत लगता है क्योंकि चारों ऑप्शन बिना पढ़े इसके क्लियर नहीं कर सकते हो आप, तो इस वजह से गाइस इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आप क्या करेंगे? टीम के बीच ऑपरेशंस की जिम्मेदारी के कार्यों को रणनीतिक के रूप में बांटना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ऑपरेशन सुलझने या फिर समाप्ति तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। निपुण सेकंड इन कमांड को पूरी तरीके से बागडोर सौंपना चाहिए। भाई, अगर आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है तो आप उसे खुद निभाओगे, दूसरों को अपनी जिम्मेदारी नहीं दे सकते हो, ये भी गलत है। अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए। वही मैंने बताया कि दूसरे को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। वी आंसर राइट हो जाएगा। ऑपरेशन सुलझने या फिर समाप्त तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार को छुपाना चाहिए। अगला है, पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? अपराध की चोरी यानी कि पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्ध आईटी संपत्ति का विश्लेषण करना चाहिए। देखो, विश्लेषण यानी इन्वेस्टिगेशन तो मुझे करना चाहिए, ये बात तो सही है, मुझे इसका अन्वेषण, विश्लेषण या परीक्षण तो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नहीं, अगला नहीं, मतलब अगला ऑप्शन देखते हैं। किसी भी पुनर्पर्याप्त फिशिंग नहीं, अगला है, बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ितों को व्यक्तिगत रूप से जानकारी होने का नाटक करके कॉल करना चाहिए? ऐसा नहीं है। किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट का रिवर्स इंजीनियर करने के लिए अदालत में अधिकार प्राप्त करना चाहिए? ये भी नहीं है। डार्क वेब में आपराधिक खरीदारों के रूप में अभिनय करके एथिकल हैकिंग जाल स्थापित करना चाहिए? भाई, जाल वगैरह हम नहीं कर पाएंगे। राइट हो जाएगा आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। आप क्या करेंगे? कहने का मतलब है एक पुलिस अधिकारी के रूप में, कहने का मतलब ये है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है, और तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्त का मतलब होता है वह स्त्री जिसको पति द्वारा त्याग दिया गया हो। महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है। यदि समुदाय में मानदंड लंबे समय से स्वीकृत है तो मामले को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुरंत खारिज करेंगे तो बवाल हो जाएगा। लैंगिक अधिकारों पर जिला जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अभियान चलाएंगे लेकिन तुरंत उसके लिए काम नहीं हो सकता है, इसमें भी नहीं होगा। अगला है कि देरी को कम करने के लिए मामलों को फास्ट ट्रैक अदालत में भेजना चाहिए। अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानून का हवाला देना चाहिए। ये भी सही है, अगर हम अनुचित कोई रीति रिवाज का उपयोग करता है तो उसे हम कानून के हवाले करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियाँ गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं। आप क्या करेंगे? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलात् कबूलनामे यानी कि स्वीकारोक्ति
की निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठकें करना चाहिए। वंचित जनजातियों के अधिकारियों को नियुक्त करते हुए विविधता कोटा लागू करनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। पारंपरिक मान्यताओं को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर परामर्श कार्यक्रम लागू करना चाहिए, कार्यक्रम नहीं लागू होगा, न ही सहभागिता दृष्टिकोण को हम फिर से व्यवस्थापित करेंगे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम बताइए जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होगा। यानी आप एक जांच अधिकारी हैं और उसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आप जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करेंगे। जमानत आवेदन यानी बिल एप्लीकेशन नहीं, गिरफ्तार वारंट, चार्जशीट या आरोप पत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 87। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए मैंने जल्दी आपके जो पुलिस वाले सवाल थे, मानसिक अभिरुचि वाले सवाल थे, वो मैंने करवा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं जीके के क्वेश्चंस की तरफ। हालांकि मैं आज से अब डेली आपका मानसिक अभिरुचि वाला सवाल करवा दिया करूंगा, आप उसकी चिंता ना कीजिए। हालांकि मेरे प्यारे भाई इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी होती है, तो इसमें थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करने में थोड़ी समस्या हो जाती है ना, ऊपर नीचे करना पड़ता है, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिलहाल चलिए अब हम जीके क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 की सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, यानी सिलेक्शन वाली लिस्ट में आपको अपना नाम देखना है, तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक रामबाण ई बुक तैयार की गई है, जिसमें पूरा सिलेबस जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के बेस्ट क्वेश्चन के साथ आपको ये ई बुक मिल रही है, जिसपे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको ये मात्र 39 रुपये की अभी मिल जाएगी। ये 15 जून से पहले अगर आप लेते हैं तो आपको 39 रुपये की मिलेगी। अगर आप 15 जून के बाद इस ई बुक को परचेज करते हैं तो आपको इसके लिए 99 रुपये पे करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई 60% डिस्काउंट के साथ आप इसे मात्र 39 रुपये में अभी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लेना है तो आप इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652 8948667652 इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको यहाँ से ये ई बुक मिल जाएगी। बाकी ई बुक का डेमो पेज भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। मेरे भाई आपको अगर इसका ई बुक का डेमो पेज देखना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके यहाँ से आप डेमो पेज भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये ई बुक लेनी है तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप करके यहाँ से ई बुक को परचेज भी कर सकते हैं। बाकी इस ई बुक के बारे में मैंने हर एक क्लास में बताया है, जो बच्चे पुराने हैं वो जानते होंगे, ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीके में आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा नहीं। राइट हो जाएगा समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। थोड़ा जल्दी चलिएगा, खींच के चलिए, क्योंकि भाई अभी मुझे आगे बहुत काम है और मुझे थोड़ा जल्दी चलना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल वर्कर्स डे जो है कब मनाया जाता है। 31 दिसंबर नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। 25 नवंबर, 16 अगस्त नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। आपको बताना है कि स्पिनाच में कौन सा एसिड होता है, पालक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। जो पालक में मौजूद होता है ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। बताना है कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी ये किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया एक नोवेल है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। अगला है कि कारपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान कर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 का, ये हो जाएगा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि भारतीय भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहाँ पे स्थित है।
राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का, ये हो जाएगा अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन यानी कि WPL के लिए कौन सा संपर्क नंबर है, टोल फ्री नंबर है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर 1090। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला हेल्पलाइन नंबर जो है क्या है आपका, डी आंसर 1090। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। 120 नंबर सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र बता रहे हैं कि मामल्लापुरम जो उत्सव है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। सही आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कुल कितने महाजनपद थे। आपको बताना है कि कुल कितने महाजनपद थे प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। राइट हो जाएगा ए आंसर 16 महाजनपद थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा, यानी कमिश्नरी को छोड़कर। देखिए डीसीपी यानी पुलिस उपायुक्त, देखो डीसीपी पुलिस उपायुक्त तो होगा नहीं, एसीपी यानी सहायक पुलिस उपायुक्त, यानी कि यहाँ पे फिर कमिश्नर की बात की जा रही है, ये भी नहीं होगा क्योंकि देख सकते हो डीसीपी का मतलब क्या होता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो ये भी नहीं होगा। सीधे सीधे ऊपर लिखा गया क्वेश्चन में कि कमिश्नरी के अलावा। फिर देखिए एसीपी यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नरेट नहीं होने चाहिए, ये भी गलत है। पीसीआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर। अगला है एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक। देखो बताया क्या गया है कि सर्वोच्च रैंकिंग वो भी कमिश्नरी के अलावा, तो ये हो जाएगा एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है, सोयाबीन खरीफ है, मूंगफली खरीफ है, मक्का भी खरीफ है। जबकि दिया गया ऑप्शन बी गेहूं जो है आपका एक खरीफ की नहीं है बल्कि रवि की फसल है, तो गेहूं जो है आपका ये रवि की फसल हो जाएगी, खरीफ की नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। मेरे प्यारे भाई अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। कौन सा बंदरगाह भारत का एक सबसे बड़ा और कंटेनर बंदरगाह है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। आपको बताना है कि मोहनदास करमचंद गांधी या फिर आप महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, इन्होंने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन जो है किस कारण स्थगित कर दिया था। बंगाल विभाजन के कारण। भाई बंगाल विभाजन कब, बंगाल विभाजन तो 1905 में ही हो गया था, नहीं। लाला लाजपत राय लाठीचार्ज घटना, इस पे भी नहीं है। राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चौरी चौरा घटना, क्योंकि चौरी चौरा घटना जो है 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटित हुई थी। राइट हो जाएगा आपका चौरी चौरा इंसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में है। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में है। राइट आंसर हो जाएगा 127 का ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 128। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्र संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है यह किस स्थान पर है। 128 नंबर सवाल का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गाइस आप जानते हो कि अगर कहा जाए 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ये सबसे पहले कहाँ से हुई थी, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश ने किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया। देखिए PMJAY यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या फिर आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश आयुष्मान कार्ड योजना, इसके कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार भी मिला है, तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा यानी हेल्थ केयर में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 912। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत थी? कहने का मतलब केवल और केवल यह है कि आपका टाइम बर्बाद किया जाता है, क्योंकि पेपर में केवल और केवल टाइम ही आपकी वैल्यू देखती है। मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब यह है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको केवल और केवल बताना है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है आप सभी जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 जून को। डी आंसर राइट हो जाएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हम 12 जून को मनाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इस तरह की सुरक्षा स्थितियों को जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 132 नंबर सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा एनएसजी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एनएसजी। अगला है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई? सही आंसर हो जाएगा 133 का सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? देखो, डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो है ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और ये जो है कहाँ पे आयोजित किया गया? राइट हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भाई अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो दिल अंदर से टूट जाता है। मेरे भाई मेहनत हम आपके लिए करें तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप हमारी मेहनत को और भी ज़्यादा उत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन में नई अमृत भारत ट्रेन को कहने का मतलब है नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी जो है ये पीएम के द्वारा कहाँ पे दिखाई गई? राइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अयोध्या में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? राइट हो जाएगा आपका 136 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा डी आंसर उत्तर प्रदेश ने। अगला है आपके सामने कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन यानी कि जो आपका ऑपरेशन वाला सवाल है ये पूछा जरूर जाएगा। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑपरेशन सवाल जो है पूछा जरूर जाएगा, चाहे जिस भी एग्जाम में पूछा जाए। राइट हो जाएगा 137 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताना है। राइट हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार जो किया गया था ये अर्जेंटीना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया था। अगला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की डेडलाइन क्या निर्धारित की थी? यानी 2000 रुपये के नोट को खत्म करने की जो डेडलाइन है ये RBI के द्वारा क्या निर्धारित की गई थी? राइट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 139 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 सितंबर 2023। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा बी आंसर लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। GST का मतलब क्या है? GST का मतलब क्या है? गुड सेल टैक्स, गुड सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। राइट हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 142 आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है? राइट हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा डी आंसर लखनऊ में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी? 143 नंबर सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा मनीला। फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुआलालंपुर ये होगा नहीं, जानते हो किसका है?
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है इसमें से उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से सम्मानित किया है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 146 का ये हो जाएगा शुभमन गिल को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है। सही आंसर हो जाएगा विक्रम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रम जो है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है। सही आंसर हो जाएगा 148 का ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 149 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुलिस का एक सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, महावीर चक्र, पद्मश्री, परमवीर चक्र। नहीं, राइट हो जाएगा राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, सोशल मीडिया नेटवर्क से पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया। आपको बताना है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में फेसबुक को पहले किस नाम से जाना जाता था। राइट हो जाएगा इसे मेटा के नाम से, मेटा नाम इसका हो गया है अब, क्योंकि पहले हम फेसबुक के नाम से जानते थे, तो फेसबुक का नया नाम जो है मेटा हो गया है अब। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस यहाँ पे आपका जो जीके क्वेश्चंस है, हिंदी क्वेश्चंस है, जो आपके मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन मिला करे। बाकी इस ई बुक के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आप इसको जरूर ले लीजिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, यहाँ से आपको इस ई बुक के बारे में फुल डिटेल मिल जाएगी। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी मेहनत कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हो अच्छे से तो मुझे अंदर से थोड़ा सा ऊर्जा मिल पाती है। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही, मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरीन और बहुत ही अच्छी वाली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए, जी जान शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।